1967 8 फरवरी। जवाहरलाल नेहरू के बाद यह देश का पहला चुनाव था। कांग्रेस के खिलाफ विरोध का यह आलम था कि प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा गया, इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ा गया। भुवनेश्वर की इस रैली में इंदिरा गांधी को गहरी चोट लगी। बाहर तो विरोध था ही, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ पार्टी के अंदर भी विरोध कम नहीं था। 1967 के चुनाव के नतीजे जब निकले तो किसी को हैरानी नहीं हुई। लोगों के इस गुस्से का असर चुनाव के नतीजों में भी दिखा। कांग्रेस पार्टी को जीत तो मिली, लेकिन पहले के मुकाबले उसे 78 सीटों का नुकसान हुआ। 1962 में कांग्रेस को 361 सीटें मिली थी, वो घटकर 283 रह गई। वहीं 8 राज्यों में कांग्रेस का बहुमत नहीं रहा। ये राज्य थे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और मद्रास। तत्कालीन मद्रास राज्य में तो गैर कांग्रेसी सरकार बनी और देश भर में मिलीजुली सरकार का दौर शुरू हुआ। 67 का रिजल्ट आया तो कांग्रेस के अंदर एक रीथिंकिंग, कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी के नेतृत्व को लेकर के पुनर्विचार पैदा हुआ और ये एक बड़ा वर्ग ये कहने लगा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठे, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान सिंडिकेट के उन नेताओं को हुआ जो इस बार इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। कांग्रेस अध्यक्ष कामराज खुद चुनाव हार गए। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज सिंडिकेट के नेता कहे जाते थे। सिंडिकेट दरअसल कांग्रेस पार्टी के अंदर गैर हिंदी भाषी नेताओं का बेहद रसूखदार गुट था। लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस गुट का बड़ा हाथ था, लेकिन बाद में इनके रिश्ते खराब हो गए। कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज को किंग मेकर कहा जाता था। वो इंसान जो राजा बनाए, वो तो राजा के ऊपर हुआ। लेकिन कामराज खुद इलेक्शन हार गए। उनके अपने सिंडिकेट के मेंबर, उनके अपनी पार्टी के सबसे करीबी मेंबर, वो भी इलेक्शन हार गए। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत तो गई, लेकिन अब पहले से बहुत ज्यादा कमजोर पार्टी थी। कामराज और उनके साथी, उनके सिंडिकेट का अब सर्वाइवल का सवाल उठा, उनके अस्तित्व का सवाल उठा। लेकिन अब प्रधानमंत्री तो चुनना था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और मोरारजी देसाई उनको चुनौती देने के लिए एक बार फिर मैदान में थे। कांग्रेस के बड़े नेता मोरारजी देसाई जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे। मोरारजी देसाई ने पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पेश की थी, लेकिन दोनों ही बार सिंडिकेट के नेताओं के विरोध की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। 2 बार से उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकने वाला कांग्रेस का सिंडिकेट इस बार खुद कमजोर था, इसलिए उन्हें अपनी दावेदारी और मजबूत दिख रही थी। मुझे नहीं लगता मिसेस गांधी के लिए इस बार अकेले सरकार चला पाना आसान होगा। आप नंबर 2 की भूमिका में आ सकते हैं। क्यों? वो क्यों 2 नंबर नहीं बन सकती? हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ठीक है, तो मुझे 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो बाद में बन जाएगी। अभी तो उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, इतना इंतजार तो कर सकती है ना? मोरारजी को मनाने की कोशिश चल रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का खेमा इस बार चुनाव नहीं चाहता था। इसका कारण था लोकसभा चुनाव के नतीजे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 22 सीटों का बहुमत था। ऐसे में पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री पद के चुनाव से इंदिरा गांधी की स्थिति और खराब हो सकती थी। चुनाव को टालने के लिए इंदिरा समर्थक
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा के कहने पर कामराज ने मुरारजी और इंदिरा गांधी की मुलाकात करवाई। काफी देर तक ये बातचीत चलती रही। इंदिरा बहन, अगर मैं उप प्रधानमंत्री बनता हूं तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। विपक्ष में इस बार कई अच्छे वक्ता है। क्योंकि आप अभी नहीं हैं और मैं आपसे कहीं ज्यादा अनुभवी हूं, ऐसे में विपक्ष को जोरदार तरीके से जवाब मैं ही दे सकता हूं। आखिरकार मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद की जिद छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इसके एवज में उप प्रधानमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर की कुर्सी मांग रहे थे। लेकिन इंदिरा इसके लिए राजी नहीं थी। मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से घूम रहा था। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। मुरारजी ने प्रेस में अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया। मैंने यह फैसला किया है कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा। मुझे लगता है कि मेरा यह फैसला देश हित में जरूरी है। सर, ये चुनाव की नौबत क्यों आई है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं मुरारजी देसाई जी को नंबर 2 पोजीशन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसे क्या पोर्टफोलियो दिया जाना चाहिए ये पहले से तय नहीं किया जा सकता है। और जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, जब तक मेरे खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता, कांग्रेस संसदीय दल की नेता भी मैं हूं और प्रधानमंत्री। साजिश, सस्पेंस, ड्रामा। ऐसा लग रहा था कि देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं। होता भी कैसे? अगले प्रधानमंत्री का सवाल था, और अगर मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच टक्कर हो जाती तो सरकार के सर्वाइवल का सवाल उठता। इसीलिए इंदिरा गांधी के सलाहकार, उनके एडवाइजर्स किसी भी तरह इस टक्कर को रोकना चाहते थे। इंदिरा गांधी के समर्थक और सलाहकार डीपी मिश्रा ने कामराज से मुलाकात की और उनकी बातचीत में नाम आया उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता सीबी गुप्ता का। डीपी मिश्रा की राजनीति पर काम करने वाले दीपक तिवारी इस मीटिंग को टर्निंग पॉइंट मानते हैं। मूलतः थे वो देसाई कैंप के थे। वो देसाई, मुरारजी भाई देसाई के बड़े नज़दीकी लोगों में थे, और जब इधर स्थिति दिल्ली में बिगड़ने लगी तो उन्होंने कामराज के माध्यम से सीबी गुप्ता पर दबाव डलवाया कि वो आए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात करें और इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करें जो मुरारजी भाई देसाई के साथ चल रहा था। मुरारजी भाई, मेरी इंदिरा जी से बात हुई है। वो आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रही हैं, साथ में वित्त मंत्री भी। गुप्ता जी, आप मुझे प्रधानमंत्री पद के दावेदारी से मत रोकिए। मुरारजी भाई, आप चाहें तो चुनाव लड़ लें, आपको मेरा पूरा समर्थन रहेगा, लेकिन मेरे इस सपोर्ट से आपको बहुमत नहीं मिल पाएगी और आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। समझदारी इसी में है कि आप इंदिरा जी की बात मान लें। ठीक है, आपकी सलाह मैं मान लेता हूं, लेकिन इंदिरा जी को मुझसे इसके बारे में सीधी बात करनी होगी। हमारे समर्थक हैं, उन लोगों से बातें कर ले। सीपी गुप्ता ने मुरारजी देसाई का संदेश इंदिरा को दे दिया और दोनों नेताओं के बीच समझौता हो गया।
ये तय हुआ है कि देसाई जी सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री होंगे। तो क्या उन्हें सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर माना जाएगा? जी, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक को चेयर करने का अधिकार उनके पास होगा, जैसा कि नंदा जी करते रहे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। शपथ ग्रहण से पहले इंदिरा गांधी ने मुरारजी देसाई को अपने घर बुलाया और इस मुलाकात ने शुरू में ही मुरारजी और इंदिरा गांधी के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ा दी। मुरारजी भाई, अगर आप मुझे और कैबिनेट के अपने साथियों को कमजोर मानेंगे तो ये देश मजबूत कैसे होगा, हमारी सरकार मजबूत कैसे होगी? इंदिरा जी, आपकी बात से साफ लगता है कि आप ये जो कहानियां चल रही हैं उससे प्रभावित हो गई हैं। मेरे बारे में अगर आप सोचती हैं कि मेरे मिनिस्टर बनने से आपकी कैबिनेट कमजोर हो जाएगी तो मुझे मंत्री नहीं बनना है। मुरारजी भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो यहां सिर्फ गलतफहमी को कम करना चाहती हूं। मुरारजी भाई, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो क्या आप भी प्रधानमंत्री की तरह दूसरे मंत्रियों को ऑर्डर देंगे? मैं आदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन सुझाव दे सकता हूं और ये आप पर निर्भर करेगा कि आप ये सुझाव माने या ना माने। मुझे नहीं लगता कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में नंबर 2 से ऊपर है या नीचे। यशवंतराव जी, आप ये अजीब सवाल क्यों कर रहे हैं? आपने तो मेरे साथ काम किया है। इस मीटिंग में मुरारजी देसाई, वाईबी चौहान और जगजीवन राम के बीच खूब कहा सुनी हुई। मुरारजी के मुताबिक उन्हें सवाल पूछकर बेइज्जत किया जा रहा था और इंदिरा गांधी ये सब देखती रही। दरअसल मुरारजी के कैबिनेट में शामिल होने से कांग्रेस का गुट बगावत पर उतर आया था। इस गुट का नेतृत्व होम मिनिस्टर वाईबी चौहान कर रहे थे। इन्हें शांत करने के लिए ही मुरारजी देसाई को प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए बुलवाया था। लेकिन चौहान और जगजीवन राम के सवालों से आहत मुरारजी देसाई ने कैबिनेट में शामिल नहीं होने का मन बना लिया था। लेकिन कामराज के मनाने पर मुरारजी ने अपना इरादा बदल दिया। सबकी सलाह के बाद देश हित और पार्टी के हित में मैंने प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। लेकिन कल तो आप देश हित में ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। वो कल था। इंदिरा गांधी की जीत, इसका फैसला करना जरा मुश्किल है। बहरहाल जिस तरह से अब इंदिरा गांधी अपनी मांगों पे अड़ी रही, उससे यह तो साबित हो गया कि इंदिरा गांधी राजनीति में किसी से कम नहीं है। और यहां से एक नई कहानी शुरू हुई, जिस कहानी में इंदिरा गांधी की एक नई टीम शामिल हुई और इत्तेफाक से ये सब टीम कश्मीरी थी और उन्हें कश्मीरी माफिया बोला जा रहा था। पीएन हक्सर उनमें से एक थे। फिरोज गांधी के दोस्त और नेहरू को अपना आदर्श मानने वाले हक्सर उस वक्त लंदन में एक्टिंग हाई कमिश्नर हुआ करते थे। इंदिरा ने उन्हें अपना प्रधान निजी सचिव नियुक्त किया। हक्सर मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इसका असर सरकारी नीतियों में दिखने लगा। अमीरी गरीबी का फर्क कम करने के लिए सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने की बजाय सरकारी दखल को बढ़ाना शुरू किया। 29 मार्च प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी दामनजोड़ी में एशिया के सबसे बड़े एल्यूमीनियम प्लांट का शिलान्यास करने के लिए आ पहुंची। इंदिरा गांधी ने बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया था। सरकार और पार्टी में इंदिरा की ताकत बढ़ रही थी। इससे परेशान सिंडिकेट इंदिरा के लिए गड्ढे खोदने में लग गया। तब कामराज की जगह सिंडिकेट के ही दूसरे नेता एस निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। इंदिरा को इस बात की भनक लग रही थी कि कांग्रेस का ये गुट उन्हें पीएम की कुर्सी से हटाने की योजनाओं में लगा है। शह और मात के इस खेल में इंदिरा ने भी एक चाल चली।
इस चाल ने देश की अर्थव्यवस्था का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इंदिरा गांधी की नजर लोकप्रियता पर थी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने पे थी और उसका जरिया बने बैंक्स। 10 जुलाई 1969 बेंगलोर में AICC की बैठक हुई। इंदिरा गांधी बेंगलोर में थी, लेकिन वो उस बैठक पर नहीं गई। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई और बैठक खत्म ही होने वाली थी कि इंदिरा गांधी के एक बहुत भरोसेमंद फखरुद्दीन अली अहमद उठ के बोले। उन्होंने कहा कि बीमार होने की वजह से इंदिरा गांधी खुद आ नहीं पाई, लेकिन एक नोट भेजा है और उस नोट में उन्होंने कहा, लिखा, "These are just some stray thoughts." इंदिरा जी ने लिखा है कि हमें देश के 5 या 6 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर फिर से विचार करना चाहिए या फिर इन बैंकों का सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कम से कम 50% तक बढ़ाना चाहिए। इससे हमें 200 करोड़ के अतिरिक्त की धनराशि प्राप्त होगी, जिसका इस्तेमाल हम सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए कर सकते हैं। फखरुद्दीन ये नोट पढ़ ही रहे थे कि S.K. पाटिल और मुरारजी देसाई ने अपनी असहमति जतानी शुरू कर दी। बार बार क्यों आप बैंकों के नेशनलाइजेशन की बातें दोहरा रहे हो? जब ये तय हो गया है कि हम 2 साल तक बैंकों के सामाजिक नियंत्रण का असर देखेंगे, तो फिर इस बात का क्या मतलब है? इस बैठक में हंगामा जरूर हुआ, लेकिन थोड़े बहुत शोर के बाद कमेटी ने इंदिरा के प्रस्तावों को पास कर दिया। इस तरह से अब तक के देश के सबसे बड़े फैसलों में से एक को कांग्रेस पार्टी ने अपनी सहमति दे दी। पहले देश के ज्यादातर बैंक प्राइवेट हाथों में हुआ करते थे और ये बैंक शहरी इलाकों तक ही सीमित थे। गरीब तो बैंक में जाने की सोच भी नहीं सकते थे। हंगामों के बीच तब कांग्रेस पार्टी ने बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लेने पर अपनी सहमति दे दी। इंदिरा गांधी के विरोधी ये सब कुछ चुपचाप देखते रहे, सब कुछ जाने दे रहे थे। क्यों? इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक प्लान था। राष्ट्रपति चुनाव आने वाला था। हमने बात की थी इस बारे में। हाँ, ये सब नहीं होगा। एक तरफ बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही थी, वहीं कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बेंगलोर में होने वाली थी। पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड सरकार को सलाह देने और कामकाज पर निगरानी रखने का काम करती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले इंदिरा ये कह चुकी थी कि वो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को ही राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में है। जब इसका विरोध हुआ तो मुरारजी देसाई को भी राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव इंदिरा ने भिजवाया। प्रेसिडेंट पद के लिए अगर आपका नाम बढ़ाया जाए तो क्या हर्ज है मुरारजी भाई? मैं सजावटी फूल बनना नहीं चाहता मिश्रा जी। मुरारजी भाई, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इस पद पर जाते हैं तो इंदिरा जी के लिए बहुत सहायता होगी और कैबिनेट में आप उनके साथ ही हैं। बतौर राष्ट्रपति आप उन्हें अधिक अच्छे से गाइड कर सकते हैं। वो सुने तब तो, छोकरी सुनती कहाँ है? राष्ट्रपति चुनाव बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था और इंदिरा विरोधी सिंडिकेट का तो कुछ और ही प्लान था। 12 जुलाई 1969 को कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हुई। मेरा ये ख्याल था कि वीवी गिरी साहब को राष्ट्रपति बना दिया जाए, लेकिन मेरी जो बातचीत दूसरे लीडर्स के साथ हुई, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि गिरी साहब के नाम पर यहाँ एक राय नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जगजीवन राम जी को यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोगों का समर्थन है, इसलिए मैं जगजीवन राम जी का नाम राष्ट्रपति के लिए प्रपोज करना चाहती हूँ। मैडम, प्राइम मिनिस्टर की प्रपोजल से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी सपोर्ट जगजीवन राम जी को लेकर के है।
मैं आपकी बात को सही नहीं मानता हूँ। मेरी राय से संजीव रेड्डी जी को यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोगों का सपोर्ट है। मेरा भी मानना है कि ज्यादातर लोग संजीव रेड्डी साहब को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमें आखिरी फैसला मैडम प्राइम मिनिस्टर पर ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन वही हैं। नेहरू जी के समय में 2 बार ऐसे मौके आए थे और दोनों ही बार नेहरू जी के विचार और बहुमत के विचार अलग था। नेहरू जी ने बहुमत की बात मानी थी। डेमोक्रेसी में यही तो होता है। मुझे लगता है कि इस बार बहुमत जिसके साथ हो उसी को नाम को मान लेना चाहिए। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। जगजीवन राम जी इज अ बेटर कैंडिडेट। मेरे ख्याल से कैंडिडेट की अच्छाई बुराई देखने से अच्छा है कि हम ये पता लगाएं कि बहुमत किसके नाम है। हमें वोटिंग कर लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी राजनीतिक जाल में फंसती जा रही थी। बैंगलोर की इस मीटिंग में इंदिरा के अलावा 8 लोग थे। मोरारजी देसाई, नजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल और कामराज। ये 4 लोग तो इंदिरा के खिलाफ थे ही। इसके अलावा इंदिरा के अपने होम मिनिस्टर वाई.बी. चौहान, वो किस तरफ वोट करेंगे? अब इंदिरा का पूरा अंदाजा तो नहीं था, लेकिन उनकी आशा तो यही थी, क्योंकि वो उनके अपने होम मिनिस्टर हैं, तो इंदिरा गांधी की ये सिंडिकेट के साथ सबसे बड़ी लड़ाई में वो उनके साथ ही वोट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा का प्रस्ताव गिर गया। उनके अपने होम मिनिस्टर ने उनको सबसे बड़ा धोखा दिया। जगजीवन राम। मैं खुद जगजीवन राम। मिस्टर संजीव रेड्डी। श्री संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी साहब। मिस्टर संजीवा रेड्डी। मिस्टर संजीवा रेड्डी। मैं इस फैसले को नहीं मान सकती। इसके नतीजे काफी बुरे होंगे। इंदिरा गांधी की हार ने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए नया मोड़ दिया। इंदिरा गांधी के उम्मीदवार जगजीवन राम को सिर्फ 3 वोट मिले। इंदिरा और उनके विश्वास पात्र फखरुद्दीन अली अहमद का। बाकी वोट संजीव रेड्डी के पक्ष में थे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि हम राष्ट्रपति का उम्मीदवार उस आदमी को बनाएं जिससे उनका रेपो ठीक हो। लेकिन कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप थी वो नीलम संजीव रेड्डी के नाम का समर्थन कर रही थी। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र के बड़े नेता थे और उस समय लोकसभा के स्पीकर भी थे। संजीव रेड्डी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस ग्रुप के, और दक्षिण में संजीव रेड्डी को बहुत मान्यता प्राप्त थी। और संजीव रेड्डी का राष्ट्रपति बनना, उन्हें ये लग रहा था कि वो शायद उन्हें थोड़ा ऑटोनॉमी देगी पार्टी के मामले में, और संजीव रेड्डी के वहाँ होने से शायद प्राइम मिनिस्टर पे थोड़ा अंकुश लग पाएगा। दरअसल इंदिरा विरोधी सिंडिकेट की ये योजना भी थी कि एक ऐसे आदमी को राष्ट्रपति बनाया जाए जो उनके पक्ष का हो, जिससे इंदिरा गांधी को काबू में रखा जा सके। संजीव रेड्डी उन्हीं में से एक थे। इंदिरा गांधी को गहरा झटका लगा। मीटिंग के बाद डीपी मिश्रा और प्रधानमंत्री की दिल्ली वापसी के दौरान मुलाकात हुई। डीपी मिश्र ने इंदिरा गांधी से कहा कि मैडम, अब समय आ गया है, अब आपको खुल के सामने आना चाहिए। और उन्होंने जिस इलाके से डीपी मिश्र आते हैं, जबलपुर वाले इलाके से, वहां पर एक लोकोक्ति चलती है कि ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होती। यानी अगर आपको ऊंट चुराना है तो आप ऊंट झुक के नहीं चुरा सकते हैं। ऊंट अगर आप चुराएंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। तो यानी इस लड़ाई में आप छुप छुप के कुछ नहीं कर सकते, आपको खुल के सामने आना ही पड़ेगा। इंदिरा गांधी के पास आर पार की लड़ाई के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन इस लड़ाई में शहीद होने वाला पहला मोहरा कौन होने वाला था? गृह मंत्री वाई.बी. चौहान ने उन्हें गफलत में रखा था। सभी ने सोचा कि इंदिरा अब चौहान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन इंदिरा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक चिट्ठी मोरारजी देसाई के घर पहुंची। काफी विचार विमर्श के बाद मैंने यह फैसला किया है कि वित्त मंत्रालय में परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए आपसे इसका प्रभार वापस लिया जा रहा है।
लेकिन आप पहले की तरह उप प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय चुनकर इंदिरा जी चाहती है कि मैं इस्तीफा दे दूं, जिससे मुझे निकालने की तोहमत उन पर न लगे। 16 जुलाई 1969 को मोरारजी देसाई उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो मोरारजी देसाई से फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लिया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाए रखा। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी से बात की और उन्होंने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। मोरारजी देसाई को कैबिनेट से निकालकर इंदिरा ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। पहला कि सिंडिकेट को संदेश दे दिया कि वो अपने विरोधियों को छोड़ने वाली नहीं है। दूसरा निशाना आम जनता थी, जिनके बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया था और इसी रास्ते पर चलकर एक ऐसा फैसला किया जिससे वो गरीबों का मसीहा लगने लगे। दिन था 19 जुलाई 1969। इंदिरा गांधी ने देश के 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। वित्तीय मंत्री रहते हुए मोरारजी देसाई हमेशा इसके विरोध में थे, इसलिए मोरारजी के हटने के बाद इंदिरा ने यह फैसला किया। यह इंदिरा का मास्टर स्ट्रोक था। भारत एक प्राचीन देश है, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र नया है, जिसे हर वक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम पर कुछ लोगों के कब्जे के प्रति सतर्क रहना होगा। इसके लिए जरूरी है कि बड़े बैंकों पर ना सिर्फ सामाजिक कंट्रोल हो, बल्कि उनके मालिक ही आम लोग हों। इस फैसले से उस वक्त इंदिरा की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। इंदिरा की छवि आम जनता के साथ खड़ी होने वाली लीडर की बन गई। बैंकों के ब्रांच कस्बों में खुलने लगे। बैंकों की संख्या में 800% की बढ़ोतरी हुई, जबकि बैंकों के कर्ज में 11,000% की बढ़ोतरी हुई। जिन लोगों को कभी बैंक के अंदर जाने का मौका नहीं मिलता था, उन्हें लगा इंदिरा ने उन्हें उनका हक दिलाया है। इस फैसले ने हमेशा के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी। एक ऐतिहासिक कदम। 1969 में देश में सिर्फ 6,000 ब्रांचेस थे। देश के 6 लाख गांवों में सिर्फ 500 बैंक ब्रांचेस थे। अगर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स नहीं होता तो बैंक ब्रांचेस की जिस तरह से एक्सपेंशन अभी हम देखते हैं, जिस तरह से हुई है उसके बाद में, वो कतई नहीं होती। क्योंकि जो बैंक्स के ओनर्स थे, बिजनेस हाउसेस, वो तब नए ब्रांचेस खोलते जब प्रॉफिटेबल होता। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए देश रुक नहीं सकता था। देश को सेविंग्स की जरूरत थी, फंड्स की जरूरत थी, इसलिए ब्रांचेस की जरूरत थी। पहले मोरारजी देसाई की छुट्टी और उसके बाद बैंक्स का नेशनलाइजेशन। 4 दिन में ही इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को अपनी ताकत दिखा दी। फिर भी सिंडिकेट चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो इसलिए कि बेंगलोर की उस बैठक में मोरारजी देसाई के विरोध के बावजूद इसी सिंडिकेट ने वो चिट्ठी पास की थी जिसमें इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का जिक्र किया था। अब सिंडिकेट को पता चला कि कितनी आसानी से इंदिरा गांधी उनको चकमा दे गई। सिंडिकेट इंदिरा गांधी को सबक सिखाना चाहते थे और सबक सिखाने के लिए बहुत जरूरी था कि उनके कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट संजीव रेड्डी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति चुने जाएं। इस बीच हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी अपने आप को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह के इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। अब यह फैसला उनका अपना था, लेकिन तब भी यही कहा जाता था कि यह इंदिरा गांधी की एक चाल थी। अब चुनाव आया और सब ये देख रहे थे कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसको सपोर्ट करती हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट संजीव रेड्डी को या कांग्रेस के खिलाफ जाके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी को। इंदिरा के पक्ष में जबरदस्त समर्थन से घबराए कांग्रेसी अध्यक्ष
निजलिंगप्पा ने जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के लोगों से राष्ट्रपति चुनाव में उनका दूसरा वोट संजीव रेड्डी को देने की अपील की। निजलिंगप्पा की इस गलती ने इंदिरा को वो मौका दे दिया जिसकी वो तलाश में थी। उन्होंने सिंडिकेट पर सांप्रदायिक शक्तियों के साथ मदद लेने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति चुनाव के ठीक एक दिन पहले सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील जारी कर दी। 21 अगस्त 1969 के अखबार इंदिरा गांधी की जीत की कहानी कह रहे थे। निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी वीवी गिरी राष्ट्रपति चुन लिए गए। उस दिन इंदिरा गांधी के खेमे में क्या माहौल था, इसका जिक्र डीपी मिश्रा ने अपनी किताब में किया है। वीवी गिरी बहुत कम वोटों से जीते थे, लेकिन जीत तो जीत ही होती है, चाहे एक वोट से हो। करीब आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो पर वीवी गिरी की जीत की घोषणा हुई। राजनीति से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग प्रधानमंत्री के घर के सामने इकट्ठा हो गए। मैं अपने जानकारों के कहने पर प्रधानमंत्री निवास गया। मैं अपने पॉकेट में एक खास चीज रखकर गया था, जिसे मैंने छोटी नंदिता के लिए खरीदी थी। भीड़ से निकलकर मैं किसी तरह प्रधानमंत्री निवास पहुंचा। मुझे तुरंत उनके पास ले जाया गया। मैंने उनको मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि नंदिता का खिलौना प्रधानमंत्री के सामने रख दिया। मेरी मौजूदगी में इंदिरा जी ने बिल्कुल खुलकर अपनी खुशी जाहिर की। आजाद भारत के इतिहास में यह सबसे दिलचस्प राष्ट्रपति चुनाव था, लेकिन 84 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के इतिहास का सबसे नाजुक मोड़ बन गया। इंदिरा की बढ़ती ताकत ने सिंडिकेट को पस्त कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि 12 नवंबर 1969 को इंदिरा को कांग्रेस से निकाल दिया गया। कांग्रेस को इस बात का ऐलान करते हुए बहुत अफसोस है कि श्रीमती गांधी को उनके पार्टी विरोधी काम करने की वजह से प्राइमरी मेंबरशिप से निकाला जा रहा है। इसके साथ ही उनकी पार्टी की सदस्यता को खत्म किया जाता है। अब वो पार्लियामेंट में पार्टी के सांसदों के लीडर नहीं है। पार्टी के वर्किंग कमेटी के सांसदों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो इंदिरा गांधी की जगह नया लीडर चुने। आरोप तो सही था, क्योंकि संस्थाएं चलाने का एक तरीका होता है जिसमें अगर तुम संस्था के कलेक्टिव डिसीजंस के साथ जाते हो तो तुमने उसमें तो अलग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो मिसेस गांधी ने किया था कि उन्होंने दूसरे कैंडिडेट को बाहर से अपना सपोर्ट दिया था। अगर वो पक्ष में है तो ये कैसे करती है, तो ये इट वाज अ ब्रीच ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। तो उनको ये आरोप करके उनको निकालना, यही एक उनके सामने चॉइस था। इंदिरा ने इसके जवाब में कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। जनता की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के खिलाफ गिने चुने कुछ लोगों की अनुशासनात्मक कार्यवाही बहुत ही निचले दर्जे की बात है। क्या हम ऐसे लोगों के सामने झुक जाएं, या हमें ऐसे फासिस्ट लोगों से पार्टी को निजात दिलानी चाहिए? इशारा साफ था। अब वो वक्त आ गया था। एक तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ एक व्यक्ति। कांग्रेसियों को दोनों में से एक चुनना था। दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में कांग्रेस के कुल 429 सदस्य थे। उनमें से 310 इंदिरा गांधी के पक्ष में खड़े हो गए। इंदिरा गांधी फिर बाजी जीत गई। 84 साल पुरानी पार्टी टूट गई। मिसेस गांधी परहैप्स वाज अवेयर ऑफ इट,
कि उनकी अपनी लोकप्रियता पार्टी में काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसके बारे में शायद ओल्ड गार्ड जो ये बुजुर्ग थे वो शायद वाकिफ़ नहीं थे। तो मिसेस गांधी ने ये जब बोला कि भाई अपने हिसाब से करो, तो उनको शायद यही कहना होगा कि आप मेरा या इनके साथ जाओ, मेरे साथ जाओ या उनके साथ जाओ। तो इन अ वे ये डिसीजन उनका था पार्टी तोड़ने का। इंदिरा के समर्थन वाले गुट को कांग्रेस आर और सिंडिकेट के समर्थन वाले गुट को कांग्रेस ओ का नाम मिला। पार्टी के टूटने के बाद इंदिरा गांधी ने सदन में अपना बहुमत साबित किया। सीपीआई, डीएमके, अकाली दल और कुछ निर्दलीय सांसदों के समर्थन की वजह से इंदिरा गांधी को 306 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 104। इंदिरा अब और मजबूत हो चुकी थी। मिसेस गांधी ने जो कांग्रेस तोड़ी उसका फायदा भी उनको मिल गया, मुझे लगता है। उनकी अपनी एक पर्सनालिटी और लीडरशिप उसमें सामने आ गई। शी कुड इमर्ज एज अ नेशनल लीडर। इंदिरा गांधी मानो आजाद हो गई, पूरी ताकत उनकी मुट्ठी में आ गई। पार्टी से लेकर पूरी सरकार तक सब फैसले अब उनकी उंगलियों के इशारों पर होने लगे और भारत राजनीति का वो दौर शुरू हुआ जहां सत्ता, पावर एक ही कुर्सी में सीमित हो गए, बंध गए। और मिसेस गांधी मैडम अब जो कदम उठाना चाहती थी बिना किसी रोक टोक के उठा सकती थी और उठाए। इंदिरा के निशाने पर अब पुराने राजा रजवाड़े थे। देश जब आजाद हो रहा था तो लगभग 560 राजा रजवाड़े थे। इन रजवाड़ों के पास भी अलग अलग आजाद मुल्क बनाने का विकल्प था। कुछ रजवाड़ों ने तो अपनी आजादी का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इन्हें कुछ खास अधिकार देकर भारत में शामिल कर लिया था। इसी में प्रिवी पर्स भी था, जिसके तहत राजा महाराजाओं को उनकी हैसियत के मुताबिक पैसे मिलते थे। इन भूतपूर्व राजाओं और राजकुमारों पर सरकार सालाना 4 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। इंदिरा गांधी ने इसे खत्म करने का फैसला कर लिया। उनको कोई पॉइंट जैसे प्रूव करना था कि वो ही एक डेमोक्रेटिक पर्सन है, लीडर है, और ये जो तौर तरीके हैं राजा महाराजाओं के वो अभी बंद करने चाहिए। इस पर राजाओं से लंबी बातचीत चली। राजाओं की तरफ से धरंधरा के महाराजा सरकार से बातचीत कर रहे थे। करीब 2 साल से चल रही इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। आखिरकार सरकार ने राजाओं के विशेषाधिकार खत्म करने संबंधी संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया। ये बिल 2 सितंबर को लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में 1 वोट कम होने की वजह से गिर गया। इस पर इंदिरा ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ले लिया। राजा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां इस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। जब इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, सो वीपी मेनन और सरदार पटेल हाथ जोड़ के क्या मेहरबानी इंडिया के साथ आए, आपको यहाँ न्याय डेमोक्रेसी मिलेगा। और प्रीवी पर्सन उसके साथ एक बार्गेन था, अपने जितने महल में एक महल रखो, जितना सोना ये डायमंड का माला है कुछ रखो, बाकी स्टेट मतलब ट्रेजरी वो ले लेंगे। एक बार जब वायदा करता है उसको तोड़ने में और कॉन्स्टिट्यूशनली, ये गलत बात है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स बंद करने की कोशिश की वजह से देश के बड़े बिजनेस घराने और राजकुमार सरकार के खिलाफ लामबंदी में जुट गए। राजनीतिक दलों को इनसे आर्थिक मदद मिलती थी, इसलिए विपक्ष और कांग्रेस ओ ने इनके बहाने से सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इंदिरा पर आरोप लगा कि वो भारत को एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाना चाहती हैं। ऐसी खबरें जोर पकड़ने लगीं कि सेना इंदिरा का तख्ता पलट कर सकती है। ऐसे में इंदिरा ने जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया। Are you trying to take over from me? आपको क्या लगता है? आप ऐसा नहीं करेंगे।
क्यों? आपको ऐसा लगता है कि हम इतने कमजोर हैं? नहीं, पर आप ऐसा करेंगे नहीं। आप जानती है कि मेरे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। मेरे कुछ मंत्रियों का कहना है कि सेना तख्ता पलट कर सकती है। आपको ऐसे मंत्रियों की छुट्टी कर देनी चाहिए। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? इंदिरा को सैम पर पूरा भरोसा था, लेकिन अपने राजनीतिक विरोधियों पर बिल्कुल भी नहीं। और 27 दिसंबर 1970 को एक बड़ा ऐलान कर दिया। लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होती है। यही वजह है कि हमने जनता के पास जाने का फैसला किया है। इसीलिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय ने लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले ही उसे भंग कर दिया है। अब हम नया जनादेश चाहते हैं। कांग्रेस को टूटे 1 साल हुआ था और इस लोकसभा के टर्म को अभी 14 महीने बाकी थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने एकदम इलेक्शन अनाउंस कर दिया। लोग चौंक गए। इंदिरा गांधी ने कहा कि देश के आर्थिक उन्नति के लिए और आम जनता के भलाई के लिए जो कदम वो उठाना चाह रही थी, उनके लिए बहुत जरूरी था कि इंदिरा गांधी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले। इंदिरा की इस ख्वाहिश को विपक्ष ने और आसान कर दिया। कांग्रेस ओ, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने एक महागठजोड़ बनाकर नारा दिया, इंदिरा हटाओ। यानी कि अब चुनाव का मुद्दा सिर्फ इंदिरा था। वहीं बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजाओं के अधिकारों को खत्म करने जैसे कदमों ने इंदिरा की लोकप्रियता को बढ़ा दिया था। इंदिरा ने इसी को अपनी ताकत बनाया और विपक्ष के इंदिरा हटाओ नारे का जवाब दिया। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। अब आप ही बताइए, इन दोनों में से आप किसको हटाना चाहेंगे? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नतीजों से साफ था कि इंदिरा गांधी के पक्ष में लहर चल रही थी। सिर्फ 43 दिनों में इंदिरा ने ऐसी 300 से ज्यादा रैलियां की और जब नतीजे आए तो इंदिरा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 518 सीटों में से इंदिरा की कांग्रेस को 352 सीटें मिली। 71 के चुनाव में इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, भूखमरी कम करने की बात कही और आज भी वही बातें दोहराई जा रही हैं। इंदिरा गांधी के सामने सबकी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि ये इलेक्शन उन्होंने अपने बल पर जीता था। ये इलेक्शन कांग्रेस की जीत नहीं मानी जाती, ये इंदिरा गांधी की जीत मानी जाती थी। कांग्रेस तो बट गई थी और 5 साल पहले जिसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि एक गूंगी गुड़िया हैं, उन्हीं के बारे में पार्टी के अंदर से एक नारा निकला, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा गांधी बहुत मजबूत हो गई, लेकिन क्या उनके साथ देश मजबूत हुआ?